नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पैसे, पावर और एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो खतरनाक ढंग से चुप रहना जानता है। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की। हाँ, एक ऐसा अरबपति जिसके प्राइवेट जेट का नाम ही मतलब अपने आप में एक चेतावनी जैसा था, लोलिता एक्सप्रेस। और वो नाम सिर्फ एक बद्दा मजाक नहीं था, वो उस अंधेरी दुनिया का एक तरह से पोस्टर था जिसे एप्स्टीन ने अपने चारों तरफ बुना था। मतलब वो दुनिया को बता रहा था कि वो कौन है। हाँ, लेकिन इतने खुलेआम कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। एक तरह का डबल ब्लफ था ये। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही है कि हम अपने स्रोतों की मदद से इस उलझे हुए जाल को सुलझाएं। ये जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन, उस पर इतने संगीन आरोप क्या थे, हाँ। और क्यों उसके कानूनी मामले हमेशा इतने विवादों में रहे, और सबसे बड़ा सवाल, उसकी मौत अपने पीछे इतने सारे अनसुलझे सवाल क्यों छोड़ गई। चलिए इस कहानी के भीतर उतरते हैं। और हमेशा तैयार रहना होगा क्योंकि इस कहानी की हर परत के नीचे एक और ज्यादा परेशान करने वाला सच छुपा है। ये एक रैबिट होल की तरह है जो लगातार गहरा होता जाता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? जो जानकारी हमारे सामने है वो बताती है कि वो एक अमेरिकन फाइनेंसर था। लेकिन उसकी तस्वीरें अगर कोई देखे तो वो किसी आम अकाउंटेंट जैसा लगता है। कोई चार्मिंग पर्सनालिटी नहीं, कोई ऐसा ऑरा नहीं। सही बात है, जिसे देखकर लगे कि ये आदमी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता होगा। और शायद यही उसका सबसे बड़ा हथियार था, उसका साधारण दिखना। बिल्कुल, वो पर्दे के पीछे का खिलाड़ी था। उसकी असली ताकत उसके चेहरे में नहीं, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में थी। वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया था जिसके चारों तरफ पावर घूमती थी। हाँ। और वो लिस्ट सच में दिमाग चकरा देती है। कौन नहीं था उसमें? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य, हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स, दुनिया के टॉप बिजनेस टाइकून, उसकी पहुंच हर उस दरवाजे तक थी जहां सत्ता और पैसे का खेल चलता था। और उसकी लाइफस्टाइल भी इसी ताकत का एक प्रदर्शन थी। प्राइवेट जेट, कैरेबियन में एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड, न्यूयॉर्क और पाम बीच में करोड़ों डॉलर की हवेलियां। ये सब सिर्फ शौक नहीं था, ये एक सिग्नल था। दुनिया को बताने का तरीका कि मैं इतना पावरफुल हूं कि मुझे कोई छू नहीं सकता। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक अमीर आदमी की दिखावेबाजी थी या इसके पीछे कोई गहरा मकसद था? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि बहुत से अमीर लोग हैं पर हर कोई एप्स्टीन नहीं बनता। और इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा कवच था, एक ढाल। अच्छा। उसकी ये पावरफुल दोस्त और ये आलीशान जिंदगी उसे एक तरह की सामाजिक वैधता, एक क्रेडिबिलिटी देते थे। आप सोचिए, आम आदमी तो यही सोचेगा कि जो इंसान राष्ट्रपतियों और राजकुमारों के साथ उठ बैठ रहा है वो भला कुछ गलत कैसे कर सकता है। बिल्कुल। तो ये नेटवर्क सिर्फ दोस्त बनाने के लिए नहीं था, ये एक सुरक्षा कवच था। कवच से भी बढ़कर ये एक हथियार था। हथियार? कैसे? देखिए, कवच तो सिर्फ बजाता है, ये नेटवर्क तो दूसरों को डराने, चुप कराने और सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ने के काम आता था। ये एक ऑफेंसिव टूल था, सिर्फ डिफेंस नहीं। मतलब अगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करे तो उसे पता होता कि वो सिर्फ एप्स्टीन से नहीं बल्कि उस पूरी पावरफुल लॉबी से टकरा रहा है। ये चुप्पी खरीदने का सबसे कारगर तरीका था। तो ये पूरा नेटवर्क, ये आलीशान पार्टियां, ये सब एक सोचा समझा कवच था। हाँ, सवाल ये है कि इस कवच के पीछे छिपाया क्या जा रहा था। वो कौन से राज थे जिन्हें बचाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की दीवार खड़ी करनी पड़ी। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे काले और डरावने हिस्से में दाखिल होते हैं। जो आरोप उसके खिलाफ सामने आए वे सीधे सीधे सेक्स ट्रैफिकिंग के थे। उस पर इल्जाम था कि वो नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उन्हें पैसे, महंगे तोहफे, मॉडलिंग करियर, मतलब बेहतर भविष्य के झूठे सपने दिखाए जाते थे। और ये एक बहुत ही शातिर तरीका था। वो अक्सर ऐसी लड़कियों को टारगेट करता था जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर थीं, जिनके लिए ये वादे और तोहफे एक ऐसी दुनिया का दरवाजा थे जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कल्पना ही की थी। वो उनकी जरूरतों और उनके सपनों का इस्तेमाल कर रहा था। और सबसे घिनौनी बात ये थी कि ये सब वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था। नहीं, आरोप ये भी थे कि वो इन लड़कियों को अपने उन्हीं पावरफुल दोस्तों को सप्लाई करता था जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। और इसी पॉइंट पर ये केस सिर्फ एक आदमी के अपराध से बढ़कर एक संगठित नेटवर्क का रूप ले लेता है। हाँ। ये किसी एक इंसान की यौन विकृति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये सत्ता के गलियारों में चलने वाला एक घिनौना कारोबार बन जाता है, जहां लड़कियों को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल। ये एक लाइन, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये लाइन इस केस का सार है। पीड़ितों का ये कहना कि वहां और भी बड़े नाम थे,
ये बताता है कि एप्स्टीन इस खेल का शायद सबसे बड़ा चेहरा था, लेकिन वो अकेला खिलाड़ी नहीं था। ये एक पूरे इकोसिस्टम की तरफ इशारा करता है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इन बड़े नामों का जिक्र होने के बावजूद उन पर कभी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। तो कार्रवाई हुई क्यों नहीं? क्या सबूतों की कमी थी या इच्छा शक्ति की? देखिए, ज्यादातर मामलों में जब आरोपी इतना शक्तिशाली होता है तो सबूतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये इस धारणा को मजबूत करता है कि सिस्टम के भीतर ही कोई था या कई लोग थे जो इस नेटवर्क को बचा रहे थे। जब पीड़ित किसी पावरफुल इंसान का नाम लेता है तो अक्सर पीड़ित की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए जाते हैं। ये पावर का क्लासिक डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, सच्चाई को इतना तोड़ मरोड़ दो कि वो झूठ लगने लगे। और इसी पैटर्न का सबसे बड़ा और शायद शर्मनाक उदाहरण हमें 2008 में देखने को मिला। बिल्कुल। एप्स्टीन को फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया गया। हाँ। पहली बार लगा कि अब न्याय होगा। हाँ, एक उम्मीद जगी थी। कई पीड़ितों ने हिम्मत दिखाकर अपनी कहानियां बताई थी। सबूत काफी मजबूत लग रहे थे। ऐसा लगा कि ये चैप्टर अब बंद हो जाएगा। लेकिन जो हुआ उसने सबको सख्ते में डाल दिया। उसे सजा तो हुई, लेकिन एक ऐसी सजा जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 13 महीने की जेल। सिर्फ 13 महीने? और वो 13 महीने भी कोई सख्त सजा नहीं थे। उसे वर्क रिलीज की सुविधा दी गई। वर्क रिलीज? इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इस बात को ठीक से समझते हैं। इसका मतलब था कि वो दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन जेल से बाहर? हाँ, जेल से बाहर जाकर अपने आलीशान ऑफिस में काम कर सकता था और रात को सोने के लिए वापस जेल आ जाता था। रुकिए, मतलब वो नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग के आरोप में सजा काट रहा था? जी हाँ। और दिन में अपना फाइनेंस का बिजनेस चला रहा था? जी हाँ। ये सुनने में ही एक भद्दा मजाक लगता है। ये किस तरह का न्याय है? यही सवाल उस वक्त सबने पूछा था। इसी वजह से इस कानूनी समझौते को अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादास्पद स्वीट हार्ट डील्स में से एक माना जाता है। इसने तो न्याय व्यवस्था पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये सौदा सीधे सीधे उस थीम को उजागर करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है, या अमीरों और पावरफुल लोगों के लिए इसके नियम बदल जाते? ये डील पीड़ितों के मुंह पर एक तमाचा था। सालों तक ये मामला इसी तरह दबा रहा, लेकिन फिर आया 2019 का दौर। #MeToo आंदोलन के बाद दुनिया बदल चुकी थी। हाँ, अब पीड़ितों की आवाज को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता था। हवा का रुख बदल रहा था। पुरानी फाइलों से धूल हटाई जा रही थी और लोगों में गुस्सा था। 2019 में न्यूयॉर्क में केस फिर से खोला गया और एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार आरोप फेडरल लेवल पे थे और बहुत ज्यादा गंभीर थे। पूरी दुनिया में एक बार फिर उम्मीद जगी। लगा कि इस बार शायद पूरा सच सामने आएगा, उन सभी बड़े नामों से पर्दा हटेगा। सही बात है। इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा था। सिर्फ एप्स्टीन की आजादी ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े अनगिनत पावरफुल लोगों की इज्जत और करियर भी खतरे में थे। एक डर था कि अगर इस बार एप्स्टीन ने मुंह खोला तो सत्ता के कई स्तंभ हिल जाएंगे। सब इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 10 अगस्त 2019 खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया है। इस खबर ने जैसे पूरी कहानी पर एक फुल स्टॉप लगा दिया। जो एक आदमी इस पूरे रहस्य के केंद्र में था, जिसके पास सारे जवाब थे, वो अचानक वो सीन से ही गायब हो गया। आधिकारिक कहानी बताई गई, आत्महत्या। लेकिन इस कहानी पर शायद ही किसी ने यकीन किया। एक साथ दो नैरेटिव चलने लगे, एक ऑफिशियल और दूसरा जो शक और साजिश की कहानियों से भरा था। और शक करने की वजह भी बहुत ठोस थी। हमारे स्रोतों में इन गड़बड़ियों का साफ जिक्र है। जैसे कि पहली, जिस रात उसकी मौत हुई, उस सेल ब्लॉक के बाहर लगे 2 कैमरे रहस्यमयी तरीके से खराब हो गए, कोई फुटेज ही नहीं है। अच्छा। और दूसरी, जो 2 गार्ड्स उसकी निगरानी के लिए तैनात थे, वे अपनी ड्यूटी करने के बजाय कथित तौर पर सो रहे थे। सो रहे थे? हाँ, और उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी झूठी एंट्री की थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एप्स्टीन जैसा हाई प्रोफाइल कैदी, बिल्कुल, जो कुछ हफ्ते पहले ही एक बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था, उसे सुसाइड वॉच से क्यों हटाया गया था? उसे अकेला क्यों छोड़ा गया? ये सब अलग अलग देखें तो शायद गलतियां लग सकती हैं, लेकिन एक साथ देखें तो एक बहुत ही संदिग्ध पैटर्न बनता है। इसी वजह से इंटरनेट पर एक लाइन वायरल हो गई जो आज एक कल्चरल रेफरेंस बन चुकी है। एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, नहीं मारा। हाँ। और ये सिर्फ एक मीम या मजाक नहीं है, ये ऑफिशियल कहानी पर जनता के गहरे अविश्वास का प्रतीक है। ये उस आम धारणा को दिखाता है कि उसे शायद चुप करा दिया गया ताकि वो दूसरे पावरफुल लोगों के राज ना खोल सके। सीधी सी बात है, उसकी मौत कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक थी। और यहीं से ये केस और ज्यादा उलझ जाता है।
एप्स्टीन चला गया, लेकिन वो अपने पीछे सुराखों की एक ऐसी पोटली छोड़ गया जो आज भी कई लोगों की नींद उड़ाए हुए है। इनमें सबसे अहम है उसके प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स। हाँ, वो फ्लाइट लॉग्स एक टाइम बॉम्ब की तरह है वो। एक ऐसा खजाना जिसमें कई राज दफन हैं। इन लॉग्स में दुनिया के कई जाने माने और पावरफुल लोगों के नाम हैं जिन्होंने एप्स्टीन के साथ उसके प्राइवेट आइलैंड और दूसरी बदनाम जगहों की यात्रा की थी। इसने उन सवालों को और गहरा कर दिया है जो आज तक जवाब तलाश रहे हैं। बिल्कुल, हमारे स्रोतों में भी इन सवालों को साफ तौर पर उठाया गया है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे नेटवर्क में असल में कौन-कौन शामिल था? एप्स्टीन तो सिर्फ एक चेहरा था, उसके पीछे कौन लोग थे? दूसरा, कौन था जो बच निकला? किसका नाम तो सामने आया, लेकिन उस पे कभी कोई आंच नहीं आई। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, किसे बचाया गया? वो कौन सी ताकतें थीं जो ये पक्का कर रही थीं कि जांच एक सीमा से आगे ना बढ़े? एप्स्टीन की मौत ने इन सवालों के जवाब मिलने लगभग नामुमकिन बना दिए। अब वो शख्स ही नहीं है जो गवाही दे सके। हाँ, ये सच है कि उसकी मौत कई लोगों के लिए एक राहत की सांस बनकर आई। जो सबसे बड़ा गवाह था वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उसके राज पूरी तरह से उसके साथ दफन नहीं हुए हैं। नहीं, वो फ्लाइट लॉग्स, पीड़ितों के बयान और जांच के दौरान सामने आई दूसरी जानकारियां ये पक्का करती हैं कि ये रहस्य आज भी जिंदा है। और ये कई प्रभावशाली लोगों पर एक स्थायी सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल, भले ही उन पर कभी मुकदमा चले या न चले। तो जब हम सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो ये कहानी सिर्फ एक आदमी के अपराधों की नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, ये कहानी उस आईने की तरह है जिसमें सत्ता का असली चेहरा दिखता है। ये बताती है कि कैसे एक पूरा का पूरा सिस्टम कुछ लोगों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम की नाकामी नहीं, शायद सिस्टम का डिजाइन है। हमारे स्रोत में इसे एक कड़वे समीकरण की तरह बताया गया है। पैसा कानून से बड़ा है और ताकत सच्चाई से ज्यादा वजनदार है। इस पूरे केस में हमने बार बार ये देखा। और यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला सबक है। हमने देखा कि कैसे पीड़ितों की आवाज को दशकों तक दबाया गया, उनकी बातों को अनसुना किया गया और आरोपी को उसके रुसूख का फायदा बार बार मिला। ये दिखाता है कि हमारी कानूनी और सामाजिक व्यवस्थाओं में कितनी गहरी खामियां हैं। हाँ, खासकर जब आरोपी इतना शक्तिशाली हो कि वो सिस्टम को ही चुनौती दे सके। आखिर में एक बात जो दिमाग में घूमती रहती है, एप्स्टीन चला गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। और वही सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एप्स्टीन के बारे में नहीं है, वे उस सिस्टम के बारे में हैं जो ऐसे और भी एप्स्टीन पैदा कर सकता है और उन्हें बचाता रह सकता वो कैसा ही बात है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, क्योंकि वो तो अब काफी हद तक दुनिया जानती है। असली सवाल ये है, और इसी सवाल के साथ हमें सोचना चाहिए, उसे